हैं इंदौर की खबरों की ओर। इंदौर में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में सांप्रदायिक सद्भावना सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन के दौरान दिग्विजय सिंह ने कई घटनाओं का उल्लेख करते हुए आरएसएस और बीजेपी पर तीखे हमले किए। इंदौर में आयोजित सांप्रदायिक सद्भावना सम्मेलन में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और आरएसएस को सीधी चुनौती देते हुए कट्टरपंथी विचारधारा पर जमकर निशाना साधा। सम्मेलन के दौरान दिग्विजय सिंह के साथ ही कल्याण जैन और आनंद मोहन माथुर भी मौजूद थे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश में धीरे धीरे माहौल बिगाड़ा जा रहा है, क्योंकि सांप्रदायिकता का जिन जब तक बोतल में बंद था तब तक फूट डालने वाली सोच की दाल नहीं गली चली। दिग्विजय सिंह ने कहा कि संघ पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी विचारधारा सिर्फ तोड़ने की है। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि खुले तौर पर आरएसएस और बीजेपी नेताओं को चुनौती देते हैं कि आए और मुझसे बहस करें। उन्होंने कहा कि मुस्लिम कभी भी बहुसंख्यक नहीं हो सकता। दिग्विजय सिंह ने कहा कि तोड़ने वाली विचारधारा से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को फूट डालो और राज्य करो की तर्ज पर राजनीति करने वाला संगठन भी बताया। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि कश्मीर में धारा 370 लागू करने में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी सहमति थी। दूसरी तरफ प्रदेश में लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद कई जिलों में इसी तरह के सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह भी पहुंच रहे हैं। अगर आप तो मुझे बताओ, मैं क्या करेगा? आज खुले आंदोलनों के खिलाफ, हमारे दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ अन्याय अत्याचार होता है। आदिवासी दलितों लोगों को ट्रक के पीछे बांध कर घसीट कर ले जाया जा रहा है। 5 आदिवासी लोगों की क्रूर हत्या की जा रही है और उनको बचाने के लिए पूरी संघ और भाजपा लग जाती है। आज मैं नरोत्तम मिश्रा जी, हमारे जो गृह मंत्री हैं, उनका एक ट्वीट पढ़ रहा कि आदिवासियों को मुंह नहीं खोलना चाहिए, उनको हर मारना चाहिए। श्रीमान, आप आदिवासियों से हमेशा हल ही मत पाएंगे, उनको हल की जरूरत नहीं है। आज कलम की जरूरत है, उनको शिक्षा की जरूरत है, उनको रोजगार की। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के सीनियर लीडर नकली नोट के धंधे में शामिल रहे हैं। वहीं खरगोन के थाने में आदिवासी की मौत पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी और आरएसएस सुनियोजित ढंग से आदिवासियों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नकली नोटों के धंधे में शामिल रहे हैं, मैं इस बात को कह सकता हूँ। ये पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ममता के खिलाफ अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी, इसको किस नजर से देखा जाए? जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 19 दलों ने मिलकर 21 अगस्त को तय कर लिया है, तो फिर ये प्रश्न के पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। यूपी में कांग्रेस का पैटर्न है, इनके पास एकमात्र एजेंडा है, हर चुनाव में विकास की बात करेंगे, आखिरी में हिंदू मुसलमान कर देंगे। हिंदुओं धर्म खतरे में है, मुसलमान बहुमत हो जाएगा। अरे कितना झूठ बोलोगे, कितना गुमराह करोगे। एक तरफ मोहन भागवत कहते हैं हिंदू मुसलमानों का डीएनए एक है। अगर डीएनए एक है तो लव जिहाद की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? क्या कश्मीर आजाद हो गया? जी, कश्मीर आजाद हो गया। अब तो बीजेपी ट्रोल करने लगी कि कश्मीर तो इस तरह का होना चाहिए था। आप हमें नजरिया बदलना पड़ेगा। अरे अपने चेलों को समझाएं। आपने ऊपर कहा था कि प्रतिनिधित्व नहीं करते। कश्मीर के मामले में मैंने जब कह दिया 370 के बारे में, तो सारी भाजपा मेरे खिलाफ बयानबाजी करने लगी। और ठीक एक हफ्ते बाद जिन लोगों के खिलाफ बयानबाजी हो रही थी, उन्हीं को बुलाकर नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास में चाय क्यों पिलाई? तब भाजपा क्यों चुप रही? क्यों संघी छुटभैया नेता क्यों चुप रहे? चलो, धन्यवाद। ऐसा है, शायद डॉक्टर्स को
मेडिकल बुक्स की आवश्यकता नहीं दिख रही है, उन्हें इनके विचारों की किताबें टेक्स्ट बुक में डालना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जिस विचारधारा के लोग हैं उनको साइंस और आधुनिक विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। भारत को वो फिर से 18वीं और 17वीं उसमें सदी में ले जाना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह जी, जावेद अख्तर साहब इस देश के एक प्रतिष्ठित विचारक हैं, इसलिए उन्होंने किस संदर्भ में ये बात कही मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इस देश में संविधान हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता उसने दी हुई है और वो उनका हक है। आप उनसे सहमत हो ना हो, लेकिन आपको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि जिस प्रकार का मैंने पढ़ा, एक कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं हम उनकी फिल्म नहीं दिखाने देंगे। भाई कौन से कानून में आप रोकेंगे, ज़रा बता दीजिए। वैसे आपने संपत सरल जी का नाम सुना है, व्यंग्यकार का? उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से परिभाषित किया है तालिबान को। एक इक्वेशन दिया है, राजनीति प्लस धर्म इज इक्वल टू तालिबान। सर, एमबीबीएस के फाउंडेशन को कांग्रेस अपना पक्ष नहीं रख पा रही कि क्या महंगे की स्थिति है। सोशल मीडिया पे आप भी बार बार ये ट्रोल करते रहते हैं कि भारत बेचना हो तो मोदी से मिलो, पंप बिक गए, एयरपोर्ट बिक गए, सब कुछ बिक रहा है, पर ये जो सड़क पे आम आदमी है उसको अभी भी कांग्रेस बताने में असफल रही है। तो आपको लगता नहीं कि इसकी नीति और रीति एक बात सुनिए, जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा, जिसके घर में इलाज कराने के लिए मंगलसूत्र बेचना पड़ रहा है, उसके क्या कांग्रेस को बताने की आवश्यकता है? हम लोग हमेशा से कहते आए, कोई नई बात नहीं है कि मोदी बनाम बर्बादी। जिस दिन से इन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला, मैं तो उस दिन से कह रहा था कि ये दुर्भाग्य इस देश का कि एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है जिसने कि हमेशा से नियम, कानून और संविधान को कोई ज़्यादा तरजीह नहीं दी है। और जो मैंने कहा वही हुआ। नोटबंदी किसके लिए हुई? जीएसटी किसके लिए हुई? और आज जिस प्रकार की महंगाई बढ़ रही है उससे कौन दुखी है? नोटबंदी में उन्होंने कहा था कि हम डिजिटल करेंसी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि नोट का सर्कुलेशन कम होगा। उन्होंने 4 बातें कही थी, काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, आतंकवाद समाप्त हो जाएगा और नकली नोट खत्म हो जाएंगे। क्या चारों चीज़ों में से एक भी हुई? नहीं हुई। कहा था इतना काला धन आ जाएगा कि हर परिवार को 15-15 लाख रुपए दे देंगे, वो भी नहीं हुआ। और मैं बताना चाहता हूँ 2016 में जो नोटबंदी हुई उस समय 18 लाख करोड़ की करेंसी सर्कुलेशन में थी, उसके नोट सर्कुलेशन में थे। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ते तो करेंसी कम होती। आज आरबीआई के रिकॉर्ड बताते हैं कि वही करेंसी बढ़कर मार्केट में 27 लाख करोड़ हो चुकी है। ये 9 लाख करोड़ नए नोट आए कहाँ से? उसका जवाब कोई देता नहीं है। आप ये मानते हैं कि हम इसके क्या होगा? हमारा स्टैंड वही होगा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभारी मंत्री, हमारे महामंत्री कांग्रेस की, एआईसीसी की,
जो वो स्टैंड लेंगी वो हमारा स्टैंड है। सर, जो घटनाएं सांप्रदायिक घटनाएं थी वेस्टर्न एमपी में, क्या आपको कोई पैटर्न फॉलो ओबीसी 2 सीटों पे लड़ना है चुनाव में? ओवैसी जो हैं अपना गृह राज्य तेलंगाना में सारी सीटों पे क्यों नहीं लड़ते? वहाँ क्यों नहीं लड़ते? बिहार में क्यों लड़ते हैं? यूपी में क्यों लड़ेंगे? केवल भाजपा से मिली जुली कुश्ती है। मैं तो शुरू से इस बात को कहता रहा हूँ, कट्टरपंथी विचारधारा चाहे हिंदुओं की है चाहे मुसलमानों की हो, एक सिक्के के दो पहलू हों। और इसीलिए दिग्विजय सिंह पर एक तरफ जहां आरएसएस ने मानहानि के दावे किए हुए हैं, वहीं ओवैसी ने भी मेरे खिलाफ मानहानि का दावा किया हुआ है, और एक फ्रॉड रामदेव ने भी किया हुआ है। तो मैं इन बातों से नहीं डरता, क्योंकि जो मैं कहता हूं प्रमाण के साथ कहता हूं। ये तो आप ओवैसी जी और कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा यूपी में? ओवैसी जी और नरेंद्र मोदी जी से पूछिए क्यों खड़ा किया है। हम लोगों पे तो राष्ट्रद्रोह के केस लग जाते हैं, ओवैसी जी भी क्यों नहीं लगते?